नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ें पिछले वीडियोज़ में बता दी थी। आज पिछले वीडियो में हमने बैंकिंग शुरू किया था, तो बैंकिंग के एक पार्ट हमने लगभग उसमें कर दिया था। आज उसी का एक एक्सटेंशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे, तो बैंकिंग भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बैंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ कि आप धन को जमा करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर निकालते हैं। बैंकिंग व्यवस्था देश के विकास में, निवेश में, पूंजी निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम थोड़ा बैंकिंग के भारत के दृष्टिकोण से देखिए कि बैंकिंग कितने तरह की होती है। मैंने आपको शुरुआत कब हुई थी, ये सारा पिछले वीडियो में बता दिया था। तो वर्तमान में अगर आप बैंकिंग को जी देखिए, क्लासिफिकेशन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन दो भागों में बांटा जाता है। एक शेड्यूल्ड, एक अनुसूचित, एक गैर अनुसूचित। शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड पहले डिवीजन होता है। सबसे पहले शेड्यूल्ड होती हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की अनुसूची 2 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होती हैं, जिसे शेड्यूल कास्ट होता है। तो बहुत लोगों ने भी शेड्यूल कास्ट होता है कि मतलब जो केंद्र सरकार की अनुसूची बनाई जाती है, उसमें जिनको शामिल किया जाता है, तो लगातार कुछ को बाहर किया जाता है, कुछ को अंदर किया जाता है। इसी तरीके से अनुसूचित बैंक होता है। इसको किसी धर्म को अपमानित करना नहीं, किसी को अपमानित करना नहीं, आपको क्यों समझाना है। तो अनुसूचित बैंक क्या होता है? किसी भी प्रकार की बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के अंतर्गत उसकी दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होती है, ये होती है अनुसूचित बैंक। और गैर अनुसूचित बैंक क्या होती हैं? जो भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 में शेड्यूल्ड नहीं होती, अनुसूचित नहीं होती, तो नॉन रिजर्व हो जाती, नॉन अनुसूचित बैंक हो जाती। मुख्यतः लगभग 90%, 99.95% अनुसूचित बैंक है। अब इनका थोड़ा क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अगर आप अनुसूचित बैंकों का देखिए, तो ये वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक इसमें जाता है। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अंतर बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जैसा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हो गया, वाणिज्यिक बैंक में SBI, CBI, उसके साथ PNB, जो इस तरीके जो बैंक जिनका इस्तेमाल अक्सर आप ज़्यादा करते हैं, वो अनुसूचित बैंक के वाणिज्यिक शाखा का भाग है। और गैर अनुसूचित की बात करें तो जैसा कि इसमें कुछ स्वदेशी बैंक है, बहुत कम है इसमें स्वदेशी बैंक के, कुछ 5 लाख तक के वाले जो एक तरीके से निजी बैंक होते हैं, उनको गैर अनुसूचित में डाला हुआ है। और वाणिज्यिक बैंक वाले में आप देखिए, अनुसूचित बैंक वाले में तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट, उसके बाद इसमें कुछ कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। जैसे आप कोऑपरेटिव सुनते होंगे, तो उसमें सेंट्रल कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, इस तरीके से इसका डिवीजन किया गया। तो एक बार फिर से क्लियर कर दें। तो पहली बात, अनुसूचित बैंक, नानुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं। दे आर लिस्टेड इन द रिजर्व बैंक ऑफ द लिस्ट इन द सेकेंड लिस्ट इन रिजर्व बैंक। उसके बाद सामान्यतः 5 लाख रुपए कम से कम नहीं होना चाहिए। 5 लाख रुपए तो एकदम होना ही चाहिए अगर कोई बैंक अनुसूचित बैंक में आना चाहता है। इसमें मेन देखिए, बैंक के हित, इसमें गतिविधि जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक शामिल होते हैं। अनुसूचित बैंक जो होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक था, मैंने आपको बताया था ना, CRR, आपको बताया था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये अनुसूचित बैंकों में ही लागू होता है, गैर अनुसूचित बैंकों में लागू नहीं होता है। और फिर यही हो गया, अनुसूचित बैंक हो गया। गैर अनुसूचित बैंक जो बताया कि RBI अधिनियम 1934 में सूचीबद्ध नहीं होते। गैर अनुसूचित बैंक आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य बैंकिंग उद्देश्यों के लिए RBI से उधार लेने के हकदार नहीं। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक, मतलब अदर कुछ ऐसे बैंक होते हैं। तो ये बैंक का क्लासिफिकेशन आपको मैंने बेसिक बता दिया। अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित में फिर आ जाता है आपका वाणिज्यिक बैंक, स्वदेशी बैंक, उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद और छोटे छोटे फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, RRB। तो इस तरीके से इतना आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित बैंक की परिभाषा क्या होती है और अनुसूचित बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक और आते हैं। ज़्यादातर आपको 95% बैंक अनुसूचित बैंक में ही लिए जाएंगे। अब देखिए, हमने अनुसूचित बैंकों की सेवाओं के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ATM के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि ATM क्या होता है। तो ATM तो आप जानते ही हैं कि जहाँ से आप जाते हैं ATM से पैसा निकालते हैं, तो इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं। तो ATM के 2-3 टाइप्स होते हैं। एक बैंक का अपना ATM होता है, जैसे कोई बैंक है तो अपना बैंक ATM जारी कर देती है।
इसका जो स्वामित्व और संचालन होता है वो उसी बैंक के पास होता है। उस एटीएम में उस बैंक का प्रतीक चिन्ह लगा होता है। वो ग्राउंड लेवल एटीएम होता है जिसका जो स्वामित्व होता है कि दूसरे बैंक के पास होता है, लेकिन बैंक नेटवर्क से नकदी और कनेक्टिविटी का प्रबंध करता है। ये बैंक लोगों उसी के पास होता है जो इसका स्वामित्व रखता है। उसके बाद फिर वाइट लेबल एटीएम कई बार एक बार शायद आया हुआ, इसीलिए इसको यहाँ दे रखा है। वाइट थोड़ा जानना चाहिए कि हमको केवल ऐसा नहीं कि एकदम पेटीएम के बारे में तीनों बैंक वाइट लेबल, उसके बाद ब्राउन लेबल, ये एटीएम के प्रकार पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, तीसरे पक्ष गैर बैंकिंग के स्वामित्व और संचालन होता है। देश में वित्तीय समावेशन के एटीएम को पहुंच सहायता के लिए आरबीआई ने व्हाइट लेबल एटीएम शुरू करने की अनुमति दी है। ये इसमें कोई लोगो वगैरह नहीं होता है। साथ में भारत के पहला व्हाइट एटीएम टाटा ने मतलब आपको थोड़ा जानना चाहिए कि इंडिकैश बैंक ने ब्रांड के नाम से पहला जो है व्हाइट लेबल एटीएम लॉन्च किया था। हम तो बैंकिंग पढ़ रहे थे, इसमें एटीएम बीच में आ गया। तो अब हम सबसे पहले बैंक, अगर मान लीजिए बैंक की लाइसेंस कोई लेना चाहता है, अगर मान लीजिए हम अपना बैंक खोलना चाहते हैं तो क्या खोल सकते हैं, इस बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। देखिए, भारत का नागरिक, जो कोई नागरिक हो या कोई समूह हो जो बैंक में लाइसेंस अगर लेना चाहता है तो उसके लिए उसके कुछ प्रावधानों से नहीं पड़ना पड़ेगा। उचित साख और अखंड, तो पहली बात आपकी एक अच्छी क्रेडिट होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। अगर आप एक कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है, या आप निजी रूप से कोई बैंक को चलाना चाहते हैं तो आपकी खुद की क्रेडिट होनी चाहिए, कोई आप डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। आपके पास पर्याप्त भी जो 5 लाख वाला क्राइटेरिया वो तो पूरा होना चाहिए। साथ में आपके पास कम से कम पिछले 10 वर्षों में कुछ बैंकिंग से रिलेटेड कोई व्यापार करने का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। भाई ऐसे किसी आदमी कैसे दे देंगे, बॉलर कोई जिसने कभी बॉलिंग की उसे तो बॉलिंग दी जाएगी। तो ये होता है, कई बार पेपर में दे देता है कि अगर आप बैंक लाइसेंसिंग प्राप्त करना चाहते हो उसकी क्राइटेरिया कौन सा है। पहली बात, उचित साख और अखंडता, पर्याप्त वित्त, कम से कम 10 वर्षों के लिए सफल व्यवसाय रिकॉर्ड सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। उसके बाद और भी है कि नए बैंक में कम से कम 50% निवेश स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिनकी कंपनी किसी प्रकार का निस्वार्थ हो। लेकिन मेन क्राइटेरिया, नए बैंक में विदेशी निवेश की सीमा 49% होना चाहिए, मौजूदा बैंक के लिए अधिकतम 74%। तो ये है कि बैंक के लाइसेंसिंग नीति के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला, आपकी क्रेडिट होना चाहिए, आपके पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए, और साथ में कम से कम आपको 10 वर्षों तक एक अनुभव होना चाहिए बैंकिंग प्रणाली का। अब आ जाते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। देखिए, प्राथमिकता क्षेत्र क्या होते हैं, ये कई बार पेपर में, 1-2 बार पेपर में आया हुआ है। उसके बाद इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग PSL का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं अर्थव्यवस्था में जिन्हें धन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्य कि उन्हें ही धन नहीं मिल पाता। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें तो आसानी से बैंक लोन मिल जाता है, वो आसानी से चाहते हैं तो डिफाल्टर भी हो जाते हैं, बड़े बड़े पैसा लेके विदेश भी भाग जाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इतना प्रभावशाली नहीं है जिनके कारण उन्हें नहीं मिल पाता। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग की बात करें तो इनमें आता है, जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र हो गया। एग्रीकल्चर किसानों को आसानी से ऋण देना मुश्किल हो जाता है। निर्यात, क्रेडिट ऋण, उसके बाद सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कोई ऋण लेना चाहता है, आवास हो गया, सामाजिक और संरचना हो गई, नवीनीकरण ऊर्जा। 8 सेक्टर होते हैं, और अन्य जो इनके अलावा भी छोटे मोटे कोई उद्योग के लिए, ठीक है। तो ये पूछा गया पेपर में कौन कौन से प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है तो कृषि हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, सूक्ष्म एक लघु उद्योग हो गए, निर्यात ऋण वाला हो गया, उसके सामाजिक और संरचना हो गया, हाउसिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, नवीनीकरण ऊर्जा हो गया। तो ये हमको 5-7 याद रखने हैं। कृषि हो गया, उसके बाद हाउसिंग हो गया, नवीनीकरण ऊर्जा हो गया, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हो गए, निर्यात ऋण हो गया, सामाजिक और आवास, उसके बाद शिक्षा, और साथ में अन्य। तो वर्तमान में जो ये कि कम से कम 40% जितना बैंक अपने हिस्से का ऋण देता है उसका 40%
प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को ही जाना चाहिए। इसकी बेसिकली नायर समिति बनी थी 2011 में, उसने इसकी अनुशंसा की थी कि हमें प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में कम से कम 40% देना चाहिए, नहीं तो फिर इनको ब्याज ही नहीं, इनको ऋण ही नहीं मिल पाता तो ये क्षेत्र पिछड़े रह जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को उधार देने की अनुशंसा की गई थी। उसके बाद देखिए डिजिटल इनिशिएटिव तो आप जानते ही कितने सारे शुरू हो गए। NPCI हो गया जिसके माध्यम से हम पैसे का ट्रांसफ़र कर देते हैं। 2008 में स्थापित NPCI कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनी। ये पूछा था NPCI क्या है। NPCI जो है ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी भी देखते हैं कि अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसे उतना ही ट्रांसफ़र होता है जितना आप ट्रांसफ़र करते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटा जाता। क्यों? क्योंकि अभी जो NPCI के द्वारा भुगतान हो, चाहे फ़ोनपे से हो, पेटीएम हो, गूगल पे से, पैसा फ्री है। ये रुपए एक तरह का डेबिट कार्ड है। आप देखते हैं ATM कार्ड जो आप पैसे जिससे डालते हैं निकालते हैं, ATM कार्ड है। उसके बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पैसे भेजने या प्राप्त करने के लिए एक रियल टाइम इंटरनेट भुगतान प्रणाली है। UPI मौजूदा प्रणाली जैसे तत्काल भुगतान सेवा, IMPS और उधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS का उपयोग करता ताकि खातों में निर्बाध निपटान सुनिश्चित किया सके। एक भीम है, भारत इंटरफेस मनी है, आया 2014 में या 15 में शायद आया था, जिसमें कि अधिकतम आप 2000 रुपये तक लेन देन कर सकते। तो थोड़ा जाना चाहिए डिजिटल में कौन कौन से भीम ऐप हो गया, उसके रुपए हो गया, उसके साथ साथ NPCI हो गया और साथ में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया। भारत बिल भुगतान प्रणाली, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BPS, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। उसके बाद राष्ट्रीय वित्तीय स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो भारत में सबसे बड़ा घरेलू ATM है, तो इसको थोड़ा जानकारी इसमें होनी चाहिए। एक होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक केंद्रीकृत प्रणाली संरचित जो अपने ग्राहकों के बैंक की किसी भी शाखा से अपने व्यवसाय को करने के लिए अनुमति देता है। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं अलग अलग बैंकों के, तो इस सारे नेटवर्क को किसी एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई एक मान लीजिए एक मेन दूरी हो गई, उससे उसी से सारे बैंकों के नेटवर्क को जोड़ दिया गया। अब आपका खाता चाहे किसी भी बैंक में हो, आप पैसा इस खाते से उस खाते में ट्रांसफ़र कैसे कर पाते हैं? आपका खाता SBI में है, आप PNB में पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? इस कोर बैंकिंग सोल्यूशन थे। तो एक बार कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में पूछ लिया था क्या होता है। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऐसा होता है जिसमें अपने ग्राहकों को बैंक को किसी भी शाखा से अपने व्यवसाय संचालित करने के लिए अनुमति देता हो, भले वो अपना खाता कहीं भी रखता। ये सब क्या, ये डिजिटल क्रांति के एक तरीके से बेनिफिट ही है। नहीं तो कभी संभव था कि आप मुंबई में रह रहे हैं और आप दिल्ली में पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे, इतना आसान नहीं होता था। आपको बहुत पहले तो क्या करते थे लोग, मान लीजिए कोई काम करने वाला श्रमिक है जो अपने वो कहीं भेजना चाह रहा, मान लीजिए मध्य प्रदेश पैसा भेजना चाह रहा, तो उसको अपने किसी हो सकता है कि कहीं अपने मित्र के द्वारा या किसी दूसरे तरीके से उसे पैसा भेजना रहता था, स्पीड पोस्ट वगैरह कुछ भी। तो अब देखिए उसमें पैसा अब क्या, आप डायरेक्ट पैसे को एक दूसरे से बड़े आसानी से सावधानी रूप में भेज सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने फिलहाल क्या पढ़ा, 14-15 मिनट पहले हमने बैंकिंग पढ़ ली, बैंकिंग के प्रकार पढ़ लिया, उसके बाद कौन कौन से बैंक होते हैं ये सारा पढ़ लिया, बैंकिंग के लाभ पढ़ लिए। उसके बाद हमने बैंक की लाइसेंसिंग नीति पढ़ ली, प्राथमिकता क्षेत्र लैंडिंग पढ़ ली, उसके साथ साथ हमने कोर बैंकिंग सोल्यूशन पढ़ लिया, डिजिटल बैंक को हमने देखिए तो 14-15 मिनट में मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी। एक होता है अनिवासी भारतीय जमा, नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है जो भारत के बाहर रहता है लेकिन भारतीय नागरिक होता है। ये विदेशी मुद्रा खाता, FCRE अकाउंट होता है, NDI खाता होता है। तो थोड़ा जानना चाहिए कि इनके लिए भी कोई व्यवस्था है कि नहीं है। NRO खाता खाता हुआ करता है। तो FCNR खाते में इस प्रकार के खाते विदेशी कॉर्पोरेटिव निकायों OCB और NRI द्वारा अधिकृत डीलर के साथ खोले जा सकते हैं। ये थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। NRE अकाउंट जो होता है विदेशी कॉर्पोरेटेड निकायों OCB और NRI द्वारा अधिकृत डीलर और RBI द्वारा अनुमोदित बैंकों के साथ खोले जाते हैं।
एनआरओ अकाउंट जो होता है, इस प्रकार के खाते भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक अधिकृत बैंक एक अधिक डीलर के पास स्थानीय वास्तविक लेनदेन से भारतीय रुपए में धनराशि एकत्रित करने के लिए खोले जा सकते हैं। थोड़ा सा पता होना चाहिए, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अर्थव्यवस्था में बैंक क्यों अधिक महत्वपूर्ण। अर्थव्यवस्था की जो तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी थी कि अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग होता है ये बचत निवेश विस्तार करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए मैंने आपको टूल्स भी बताए थे, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपोर्ट, इनके माध्यम से रिजर्व बैंक क्या करता है, धन को या तो ऑब्जर्व करता है, तरलता को बढ़ा देता है, तरलता को कमी कर देता है, जिससे महंगाई को नियंत्रण किया जा सके। ये कई बार मंदी आ जाती है तो रिजर्व बैंक मतलब अलग बताऊंगा आपको कि अगर मंदी आ जाती है तो फिर एक तरह से सरल मौद्रिक नीति अपनाने लगता है, लोगों को अधिक से अधिक पैसा देता है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो दोनों को घटा देता है, ठीक है, जिसके कारण आप अधिक से अधिक धन, तरलता अधिक बढ़ जाए। एक शब्द होता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो। देखिए भाई कोई मान लीजिए पूंजी है, ठीक है, अब वो पूंजी का हमें इस बात के लिए अनुपात पता होना चाहिए कि उस पूंजी को लागू करने में जोखिम कितना है या कितना नहीं है। कुल पूंजी का जोखिम में अनुपात होता है, जितनी हमारे पास पूंजी है और जो पूंजी जोखिम में है, NPA में भी आपको नॉन परफॉर्मेंस बताऊंगा, तो का एक अनुपात हुआ करता है। CR बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता को मापना। CR सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास संभावित नुकसान को जोखिम कवर करने के लिए जमाकर्ता और लेनदारी के नुकसान को बचाने के लिए पर्याप्त। मैंने एक शब्द बताया था आपको, कैश रिजर्व रेशियो 4%। उसके बाद बताया था सॉलिडरी लिक्विडिटी रेशियो, सावधिक तरलता अनुपात 18%। ये क्यों बताया था, क्या इसका क्या उपयोग, इसका उपयोग यह होता है, यहाँ कैश रिजर्व ये कैपिटल एडिक्वेट रेशियो से आप समझिएगा, इसमें क्या होता है कि हम 4% हो, 14-18% हो, इसलिए रखते हैं कि कभी इमरजेंसी कुछ बैंक रन की स्थिति आ जाए, कि ऐसा हो जाए कि अब किसी की मान लीजिए ऐसा अफवाह फैल जाए। एक बार बैंक के बारे में कोई अफवाह फैल गई थी कि ये बैंक जो है दिवालिया होने वाला है, लोग बस तुरंत गए, तुरंत मुझे अभी पैसा चाहिए, मुझे अभी। ऐसी किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए, जोखिमपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए बैंक कितना पैसा अपने पास रखती है, कितना संपत्ति अपने पास रखती है, इसे ही क्या, इस अनुपात को ही एक तरीके से टोटल पूंजी मान लीजिए 100 है और साथ में 25 मान लीजिए रखते हैं, तो 100/25 ये होता है कैपिटल एडिक्वेट रेशियो, कुल पूंजी बटे 25। तो कोई भी बैंक ये चाहेगी कि जो नीचे वो वाला हो, अधिकतम से अधिक हम रखे रहें, जिसके कारण हमारा कैपिटल एडिक्वेट रेशियो कम आए, कि मतलब जोखिम जो हमारा हो कम से कम हो। अगर मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं होगा, जितना कम होगा तो पूंजी पर्याप्तता उतनी ज़्यादा आ जाएगा, तो कैपिटल एडिक्वेट रेशियो कम से कम होना चाहिए। एक होता है टियर 1 पूंजी, जो मुख्य पूंजी जो संचालन बंद करने के लिए आवश्यक बैंक के बिना नुकसान को अवशोषित कर सकती है। टियर 1 पूंजी बैंक की वित्तीय ताकत को मापने का एक प्राथमिक संकेतक है। शेयर पूंजी, अविभाजित लाभ, वरीयता, शेयर पूंजी, टियर 1 पूंजी, इक्विटी। एक होता है टियर 2 पूंजी। टियर 2 पूंजी जो होती है ये वो पूंजी है जो बैंक के समापन की स्थिति में नुकसान को अवशोषित कर जमाकर्ताओं को कम सुरक्षा प्रदान करती है। टियर 2 पूंजी अघोषित धन शामिल होता है जो बैंक वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं होता। थोड़ा पता होना चाहिए हमें टियर 1 पूंजी और टियर 2 पूंजी क्या होता है। इसमें अधीनस्थ ऋण, पुनर्निवेश, आरक्षित सामान्य ऋण, हानि भंडार वित्त के हाइब्रिड इक्विटी साधन। अब हम थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में देखिए। बेसन नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आया था 2015 में, बेसन नॉर्म्स क्या होती हैं, तो उसमें कई चीज़ें ऑप्शन में दे रखा था कि ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हैं, बैंकों में सुधार को लेकर के हैं, या सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ऑप्शन दिया था तो बैंकों से रिलेटेड था। इसके लिए बासेल एक शहर है स्विट्जरलैंड में, बैंक का। तो इसमें क्या होता था, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की एक बैठक हुई थी बेसेल स्विट्जरलैंड में। इसमें दुनिया भर में जो बैंकिंग व्यवस्था को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने, चलाए रखने, और साथ में बैंकों के जो एनपीए क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, को कम करने के लिए किया गया था। तो 1998 में पहली बार ये सहमति बनी थी, जिसे बासेल 1 कहते हैं। बस इतना ही पेपर में पूछा था, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको चीज़ों गहराई में बता दे रहा हूँ।
इसमें क्या था कि हमको जो न्यूनतम पूंजी जोखिम अस्तियों को 8% पर निर्धारित करना, ये याद रखना है। बिल्कुल डाटा होना चाहिए कि जो बासेल वन था उसके जो मानक थे वो क्या थे कि जो भारी जो पूंजियाँ हों 8% से ज़्यादा निर्धारित की गई। बासेल मापदंड 2000 पेश किया गया, जिसमें कि न्यूनतम पूंजी आवश्यकता की कितनी पूंजी आपको रखना है। उसके बाद पर्यवेक्षी समीक्षा, सुपरविजनरी रिव्यू और साथ में बाजार अनुशासन, कि बाजार में अनुशासन होगा तभी हम बैंकिंग व्यवस्था को स्थिरता से चला सकते हैं। इसमें बेस से बासेल 3 भी आया कि बैंकिंग क्षेत्र में शासन और जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, पारदर्शिता और प्रकटीकरण को मजबूत करना। उसके बाद बासेल 3 के तहत सामान्य इक्विटी के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं कुल जोखिम भारित संपत्ति 2% से बढ़ा करके हम 4.5% तक कर दिया। इसमें फिर पूंजी संरक्षण बफर रखा गया कि इतनी पूंजी रखना है जो हमें संरक्षित करना है। प्रति चक्रवाती पूंजी बफर, काउंटर साइकिल कैपिटल बफर एक बार पूछा था कि प्रति चक्रवाती पूंजी वो पूंजी है जो बैंक द्वारा व्यवसाय चक्र द्वारा संबंधित जोखिम को, मतलब वही कि जो हम पूंजी को रखते हैं अपने किसी भी जोखिम से निपटने के लिए। तो इसमें बस यही प्रश्न पूछा था कि बासेल नॉर्म्स क्या होते हैं। अब हम थोड़े बहुत चर्चा में अक्सर रहता है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्तियाँ। देखिए अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं कि भाई उस बैंक का एनपीए बढ़ गया, उस बैंक का एनपीए कम हो गया। कोई सरकार कहती है कि हमारे समय में एनपीए कम था, कोई सरकार कहती है कि उनके समय में एनपीए ज़्यादा था। तो बेसिकली एनपीए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई ऋण लिया, ठीक है, बैंक से। बैंक ने कहा कि आपको इस तारीख तक ऋण को चुकता कर देना है ब्याज सहित। हमने नहीं किया, उस दिन से तो किया ही नहीं, उसके बाद भी 90 दिनों तक हमने नहीं किया, लगभग 3 महीने। इससे क्या होता है कि बैंक हमारी जो संपत्ति, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए ऋण लिया था और कहा कि आपको 30 मार्च 2024 तक ये पूंजी कर दें, लेकिन हमने नहीं किया। हमने मार्च भी, अप्रैल, मई, जून निकाल दिए, 90 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमने उसको जमा नहीं किया, न ब्याज ही न पूंजी। ऐसी स्थिति में क्या करेगा बैंक, हमारे पैसे को, हमने जो संपत्ति, हमने उससे जो एक तरह से ऋण लिया था उसको नॉन परफॉर्मिंग घोषित कर देगा कि अब वो वापस आने वाला। बैंक बोला तो नॉन परफॉर्म, अभी परफॉर्म ही नहीं करेगा, मतलब जो पैसे हमने दिए थे ऋण के रूप में, ये इससे हमें कोई अब फायदा होने वाला नहीं है। इसे कहते गैर निष्पादित संपत्तियाँ। देखिए 2 बात याद रखना, ये ऋण के मामले में अलग होता है कि 90 दिनों का होता है, और अगर आप कृषि ऋण के संबंध में बात करेंगे तो 2 फसल, मौसमी फसल, मतलब फसल का तैयार होने में लगभग लग जाते हैं 90 दिनों के अंदर, तो हो ही जाता है 2 फसल तैयार, ज़्यादा ही हो जाता है 3 से 4 महीने। तो 2 फसली पेड़ में आ सकता है कि जो कृषि ऋण होता है एनपीए भी 90 दिनों के लिए होता है, नहीं 2 मौसमी फसलों के यदि किस्त या मूलधन का भुगतान। देखिए एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ कि नॉन परफॉर्मिंग एक सावधि ऋण की संबंध में मूलधन की किस्त या ब्याज 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अवैतनिक रहता है, मतलब नहीं दिया जाता। ये सामान्य की स्थिति में होता है। और कृषि के संबंध में होता है कि किस्त या मूलधन का ब्याज 2 फसली मौसमों के लिए भुगतान नहीं किया जाता, लेकिन कृषि उद्देश्यों के दिए गए अग्रिम की स्थिति में 2.5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं है। कि मतलब ये है कि अगर आपने 2 फसली मौसमों में अगर कृषि ऋण पे नहीं किया तो आपका जो है वो एडिकेट हो जाएगा, एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित हो जाएगा। देखिए इसमें 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, सारी पार्टियों के दल एकदम बिना किसी दिमाग लगाए, बिना किसी सूझबूझ के खूब वादे कर रहे हैं। उसमें एक वादा है कि हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे, कृषि ऋण माफ़ करेंगे। देखिए कृषि ऋण माफ़ करना एक अच्छा है, उसमें कुछ भी ना, अगर किसानों का ऋण माफ़ हो जाता है तो उसमें कुछ भी गलत है, प्रथम दृष्टया। दूसरी दृष्टया क्या होता है कि जब ये बिना किसी दिमाग लगाए इस तरीके से ये करते हैं, उससे एक समस्या खड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कि आज हमने बहुत सारा ऋण माफ़ करने की घोषणा कर दी, मान लीजिए हमारी सरकार बन गई। अब जब ऋण माफ़ करने की बात आई तो उसके 2 चैलेंजेज आते हैं। पहला चैलेंज ये आता है कि जो भी किसानों ने पूरे देश में ऋण ले रखा है उसको केवल 8% ही वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया है। बाकी जो 92% है, मान लीजिए वो गांव के किसी साहूकार से हो गया या किसी प्राइवेट बैंक से हो गया, इस तरीके से लिया गया है, जिसको संस्थागत बोलते हैं और गैर संस्थागत बोलते हैं।
ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर मान लीजिए सरकार माफ़ कर दी, चलो माफ़ी भी कर दे, तो केवल 8% किसानों को ही 8% जो ऋण है उसी में लाभ मिलता है, 92% को कोई लाभ नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, इसका नेगेटिव पॉइंट निकल के ये आता है कि मान लीजिए इलेक्शन होने वाले, अब जो बड़े किसान हैं जिनके पास, जिन्होंने ऋण ले रखा है, वो पे करने में सक्षम, बेसिकली माफ़ उनका किया जाता है। जो ऋण तो ले लेते हैं लेकिन कई बार सक्षम नहीं हो पाते, फसल खराब हो जाती है या कुछ और भी कारण हो जाते हैं, उनका माफ़ किया जाता है। माफ़ करना गलत नहीं है, लेकिन माफ़ी के तरीके में थोड़ा सा हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो अब बड़े किसान है, मान लीजिए उसने ले रखा है, मान लीजिए 5 करोड़ का ले रखा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो उसको पे नहीं करता, उसको ये लगता है कि राजस्थान में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, जो कहीं भी चुनाव है, जब होंगे तो माफ़ कर दिया जाएगा, उसके दिमाग में ये चलता रहता है। अब उसका ऋण वो लगातार बढ़ता रहता है। जब वो इलेक्शन हो जाते हैं, जीत भी जाती है, तो माफ़ी की उम्मीद में कई बार तो माफ़ भी नहीं करते। 2018 में मध्य प्रदेश में ऐसे ही हुआ, एक पार्टी ने कह दिया कि नेताजी ने कह दिया माफ़ कर देंगे, बाद में मुख्यमंत्री बने, जब माफ़ी की बात आई तो माफ़ी नहीं किया। फिर अब क्या हुआ कि एक तरफ तो सरकार ने भी माफ़ नहीं किया, पैसे नहीं दिए बैंक को, बैंक तो कह रहा भाई हमें तो अपने पैसे चाहिए, आप माफ़ करो ना करो उससे हमें क्या मतलब है, आप चाहे दे दो चाहे तो किसान दे दे, हमें तो पैसे अपने बैंक के, क्योंकि हमने किसानों को ऋण दे रखा। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कुछ किसानों ने तो अपना किस तरह पे कर दिया, जिन्होंने अपना पे नहीं किया था उनको ये लग गया तब सरकार तो देगी नहीं, तो कुछ ने तो मारे डर के पे कर दिया, कुछ ने नहीं पे किया। जिन किसानों ने पे नहीं किया था नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनकी संपत्ति को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया, क्योंकि 2 क्या 4 फसल निकल चुकी थी तो भी पे नहीं किया था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक तो ये हो गया, उन किसानों को बैंक ने डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया। डिफ़ाल्टर घोषित कर देने के बाद क्या हो गया, अब ये जो किसान हैं वो बैंक की सूची में आ गए, अब ये कभी ऋण नहीं ले पाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो इसीलिए मतलब चुनाव में भी कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो वादे करें वो लिमिट में करें और साथ में उसे भी पूरा किया जाए। अब देखिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो एक आर्थिक स्टूडेंट के रूप में, अर्थव्यवस्था के स्टूडेंट, ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। हमारा कोई राजनीति दल से कोई मतलब नहीं, एक तटस्थ के रूप में, ठीक है। जी, मैंने आपको बता दी, मैंने आपको इसलिए चीज़ें बता दी क्योंकि किसी से रिलेटेड टॉपिक है, भले 4-5 मिनट लग गए लेकिन आपके दिमाग में बैठ गया। उसके बाद एनपीए बढ़ने के, अगर आपको बताऊं मैं, तो एक आंकड़े के अनुसार है कि वाणिज्यिक बैंकों में जो प्राइमरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक का 8,06,412 रुपए एनपीए हुआ। वाणिज्यिक बैंकों का 9,49,279 का 2019 का ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, कितना ज़्यादा पैसा एनपीए हो जाता है और एक तरह से उससे बैंक को नुकसान ही होता है। इसके अलावा भी आपने देखा 13,000 करोड़ का नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब लोगों लेके भागे। तो इससे क्या होता है, बहुत बैंकों पर एक तरीके से दबाव बढ़ता है, हमारी बैंकिंग व्यवस्था ही पूरी तरह से एक चैलेंज उत्पन्न हो जाता है। इसके अनेक कारण हैं, कई बार घरेलू आर्थिक मंदी हो जाती है, कई बार किसान भी पे नहीं कर पाते, मौसम की मार हो जाती है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जानबूझकर पे नहीं करते हैं। तो ये हो गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनपीओ को आप प्रोफिटेबिलिटी, इससे बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करता है, घट जाता है, बैंकों को घाटा लग जाता है। कैपिटल एडिक्वेंसी, का पूंजी अपर्याप्त हो जाता है कि भाई जो पूंजी हमने सोचा था मिलेगी उसको हम फिर किसी को ऋण दे निवेश देंगे, तो पूरी एक तरीके से जब हमारे पास बैंक के पास ही पूंजी नहीं होगी तो दूसरों को क्या देगा, क्या निवेश होगा, फिर विकास गतिविधियाँ रुक जाती हैं। उसके लायबिलिटी में दायित्व प्रबंधन जो एनपीए होता है वो फिर किसी काम का नहीं आता, वो बेकार ही हो जाता है एक तरीके। तो इससे बैंकों की भी एक तरह दायित्व घटता है कि भाई हम कब तक इस तरह किसी को ब्याज देते रहेंगे, किसी को ऋण देते रहेंगे। उसके बाद फिर क्रेडिट भी कमी आती है कि लोगों का विश्वास एक तरह से कम होता है। तो इस तरीके से अभी नकारात्मक ही है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसको नहीं। अगर हम एनपीए की अगर हम करना चाहते हैं तो इसे हमको लिए क्या करना चाहिए। देखिए पहली बात तो तरीका में मोरल सुएसन हो कि भाई लोगों को समझाया जाए कि आप इस तरीके से करेंगे तो फिर बैंकिंग व्यवस्था ही पूरी जर्जर हो जाएगी, फिर आपको ऋण नहीं मिल पाएगा। दूसरा तरीका ये कि हम कोई एक तरीके से कड़ा एक्शन लेते हैं। तो 2016 में दिवालिया एवं दिवालापन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, जिसमें कि संपत्ति को एक, उसमें क्या था कि एक कोई अगर मान लीजिए संपत्ति को एनपीए होने हो गई तो उसके लिए हमें दिवालिया और दिवालियापन एक
वकील होता था जिसकी नियुक्ति करते थे, जो मामले को सुनता देख वकील करके उसके बाद एक ट्रिब्यूनल की गठन किया जाता था, उसके सामने मामला जाता था, फिर धीरे धीरे करके किसी तरीके से पैसा वापस कराया जाता था, नहीं तो फिर डिफाल्टर घोषित करके सज़ा भी दी जाती थी और सारी संपत्ति को लेकर के उस एनपीए की पूर्ति की जाती थी। इस तरीके से ये था 2016 में। इसके पहले 2002 में भी एक सर्फेसी एक्ट आया था, थोड़ा सा पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी एनपीए होने से बचाने के लिए रिलेटेड है। इसके साथ साथ हमें कुछ और प्रयास करने, जैसा 4R रिस्ट्रक्चर, रिकॉग्नाइजेशन, रिफॉर्म, रिकैपिटलाइजेशन, सुधार। तो पहले मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन, पहली बात उन्हीं को हमें एक तरीके से ऋण देना चाहिए बैंकों को जिनकी एक क्रेडिबिलिटी हो, जिनकी एक मान्यता हो। उसके अंदर रिपूंजीकरण की, मतलब अगर मान लीजिए एनपीए हो जाता तो सरकार उनके रिपूंजीकरण करे, उसकी आपूर्ति करे। रिजोल्यूशन, भाई रिजोल्यूशन एक संकल्प बनाए कि अगर तनावग्रस्त संपत्तियों को बेचा जाए या उसके करके जो धन मिले उससे पूर्ति कीजिए। उसके बाद सुधार कीजिए, मतलब इन्हें सुधार कीजिए, जैसा मैंने आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बताया, इस पर एक तरीके से हम सुधार करें। उसके बाद एक होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, त्वरित सुधारी कार्य होता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई बैंक के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लें कि भाई उस पर अब कोई मान लीजिए एनपीए जिनका ज़्यादा हो रहा है, ये बेसिकली बैंकों के लिए था कि अगर हमारी कुछ बैंक की भी तो जिम्मेदारी बनती है, आप भाई किन तरीके के लोगों को लोन दे रहे हैं, आप जो लोन दे रहे हैं आपकी कोई जिम्मेदारी, आप आँख बंद करके दे रहे हैं। 1929 में जो बाहर अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई थी, पूरी क्यों आई थी? 2008 में जो मंदी आई वो क्यों आई? इसलिए आई थी कि लोन दे देते हैं ऐसे व्यक्ति को जो वापस नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये ध्यान रखना है, ये लाया था रिजर्व बैंक ने बैंकों पर एक्शन करने के लिए कि अगर आप सही से एनपीए, अगर आपका एनपीए बढ़ेगा इसकी जिम्मेदारी आपकी भी मानी जाएगी। आप ऐसे लोगों को ऋण दे देते हैं अधिक से अधिक ब्याज कमाने के लिए और वो वापस नहीं हो पाता है। इस तरीके से फिर इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया कि 6% से ज़्यादा एनपीए किसका है, 6% कम किसका है, 6 से 9 के बीच में किसका, 9 से ज़्यादा के बीच में किसका है, उनके आधार पे इनको साथ में जुर्माना लगाया जाता है। फिर हम थोड़ा सा बैंकिंग कमेटी के संबंध में कुछ समितियां थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक पीजे नायक समिति, पीजे नायक समिति ने क्या किया था कि जो बैंकों पे शासन होगा वो किसके माध्यम से होगा, तो इसे बैंक बोर्ड ब्यूरो की एक यही याद रखना है बस कि इसने बीबीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की बात की कि अगर अब बैंकों के बड़े बड़े पदों पर जिन नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, तो बैंकों में सुधार होगा, ये याद रखना है। बी पेपर में भी आया था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या है कि ये बड़े पदों की नियुक्ति के लिए है। उसके बाद नचिकेत मौर्य समिति बनी थी वित्तीय समावेशन के लिए कि किस तरीके से हम धन को एक तरीके से विकेंद्रित करें, अधिक से अधिक लोगों को धन से जोड़ें। फिर एक 2014 में आया था मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष बेसिकली 2 आए थे, एक तो बैंकिंग सुधार के लिए आया था, एक स्वास्थ्य सुधार के लिए आया था। तो स्वास्थ्य वाला में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम अब बैंकिंग वाला पढ़ेंगे कि इसमें नियुक्ति में हमें अपनी बैंकिंग में सुधार करना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो पीजे नायक समिति ने कहा था उसकी हमको स्थापना करनी है। उसमें 3 सदस्य होंगे, 3 विशेषज्ञों ने पूंजीकरण करना है बैंकों को, तो उसके बाद तनाव मुक्त होना, तनावग्रस्त नहीं तनाव मुक्त होना है, हमें बैंकों की जो संपत्तियाँ हैं उसको किसी तरीके से तनाव से बचाना है, सशक्तिकरण करना है, उसका जवाबदेही और की रूपरेखा सुनिश्चित करना है और एक गवर्नेंस रिफॉर्म करना है, एक सुधार करना है। तो इस तरीके से 7 इसमें आए थे। तो याद रखना बस इतना पूछेगा मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो एक तो स्वास्थ्य वाला हो सकता है, एक बार पूछा भी था शायद, तो बैंकिंग सुधार के लिए तो हमें आप बैंकिंग सुधार वाला पढ़ रहे हैं जिसमें कि नियुक्ति के संबंध में, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना के संबंध में, पूंजीकरण के संबंध में, तनाव मुक्त संपत्ति के संबंध में, सशक्तिकरण के संबंध में, जवाबदेही और रूपरेखा के संबंध में, शासन सुधार के संबंध में कई गाइडलाइन जारी की थी। इन 7 को थोड़ा ध्यान रखना है, इसीलिए इंद्रधनुष में कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं, व्यूर होता है, उसी तरीके से यहाँ 7 जो हैं सुधार के एक तरीके से हमको परफॉर्मेंस बताए गए। इस तरीके से हमने लगभग बैंकिंग वाला चैप्टर काफ़ी हद तक पढ़ लिया। इसको 1-2 बार देखें, पिछला वीडियो और ये वीडियो मिला करके हमने लगभग 80 मिनट में ये वीडियो को काफ़ी चीज़ों को कंप्लीट किया और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। थैंक यू।